आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपरटेट परीक्षा की तैयारी में जीवन कौशल लाइफ स्किल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट 5 थ्योरी क्लासेस की हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिए, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इनके जो पीडीएफ्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम में अपलोड किए हैं और साथ ही जीएस के 55 अंक के जो पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो भी टेलीग्राम में अपलोड किए हैं, जिसका नाम है टारगेट सरकारी नौकरी। जो चैनल का लोगो है, यूट्यूब चैनल का लोगो है, वही टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है। आप वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, उनको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कीजिए, थ्योरी क्लासेस को या थ्योरी पीडीएफ्स को। तो हम यहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं आपको। इसके अलावा आप लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, तो बताइएगा कौन से विषय को और साथ में शुरू किया जाए। अभी आपके लिए शिक्षण कौशल और लाइफ स्किल और करंट अफेयर्स, पर्यावरण, ये क्लासेस अभी चल रही हैं, थ्योरी क्लासेस। बाकी वीडियो के अंत में बात करेंगे। वीडियो को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और आज का पहला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आज का, निम्नलिखित में से किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अनुप्रेरित शिक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको अगर हम कहें तो ये होता है मोटिवेटेड टीचिंग। और मोटिवेटेड टीचिंग किस तरह से होती है बच्चों की? एक कक्षा में शिक्षक यानी टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसे बच्चे बिल्कुल अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो जाहिर है बच्चों को उस शिक्षक में भी और साथ ही उसके शिक्षण में और साथ ही विषय में रुचि पैदा होगी, उसको इंटरेस्ट आएगा। और जब इंटरेस्ट आएगा तो बच्चा कक्षा में शिक्षण के दौरान उस शिक्षक से प्रश्न भी पूछेगा। तो इस तरह की जो टीचिंग है, इसको हम बोलते हैं अनुप्रेरित शिक्षण या मोटिवेटेड टीचिंग। तो शिक्षण जो है प्रभावशाली और सजीव तब बनता है जब कक्षा में समय समय पर बच्चों के साथ एक शिक्षक वार्तालाप करे और जो भी उसने पढ़ा है, सिखाया, समझाया है, बच्चे उसे रुचि के साथ, एकदम इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें, ग्रहण करें। और ग्रहण करने के पश्चात ही कक्षा में जो है वो प्रश्न पूछें शिक्षक से। बच्चों का कक्षा में प्रश्न पूछना ये दर्शाता है कि बच्चों का अधिगम अच्छी तरह से हो रहा है। अधिगम का मतलब बच्चे ठीक ढंग से सीख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाना ये अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक टीचर, अपने आप को एक टीचर के रूप में प्रोजेक्ट करके आप मानिए, कल्पना कीजिए आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक में आपके क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से आप एक कक्षा में एक छात्र के साथ में बिहेव करेंगे या उसमें शिक्षण कार्य में जो आपके स्किल्स हैं वो किस तरह से आप उनको यूज़ करेंगे एक बच्चे के ओवरऑल विकास के लिए या उसके अधिगम के लिए। तो एक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है कक्षा में बच्चे का सर्वांगीण विकास, उसके लिए अलग अलग प्रयत्न होते हैं। साथ ही बच्चे का अधिगम ठीक प्रकार से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये उद्देश्य होने चाहिए और इसी के इर्द गिर्द हमें अपने ऑप्शंस में भी पहुंचना होता है। दूसरा प्रश्न आज का, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तब आप क्या करेंगे। आपकी कक्षा का मतलब है, ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको जो है शिक्षक के रूप में, आप अपनी कल्पना कीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तब आपका कर्तव्य क्या होगा, क्या दायित्व, क्या आप करने वाले होंगे। कक्षा में वो आएगा तो आप उसको डायरेक्टली डांटेंगे क्या, उसको धमकाएंगे या उसको वापस भेज देंगे या उस पर गुस्सा करेंगे। कई सारे विचार आ सकते हैं और इसी प्रकार के ऑप्शंस में भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले शिक्षक के द्वारा जब छात्र लेट कक्षा में पहुंचता है तो उससे देर से आने का कारण, उसकी वजह जानेंगे कि वो लेट क्यों आया। और जब लेट आने का कारण पता चल जाएगा तो कोई ना कोई समस्या ज़रूर रही होगी लेट आने में, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कदम एक शिक्षक उठाएगा। तो ये क्या होगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। एक शिक्षक कारण जानना चाहेगा कि उसके देर से आने की वजह क्या है कक्षा में। ऐसा नहीं होगा कि आप अभिभावक को सूचित करेंगे आपका बच्चा देर से आ रहा है, उसे तुरंत दंड देंगे, ये भी नहीं होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा कि बच्चे के शिक्षण के दौरान या कक्षा में बच्चे को एक तो सीखना उसका उद्देश्य है वहाँ पर, और उसका जो सर्वांगीण विकास है, हर तरह का डेवलपमेंट उसका होना है। और उस डेवलपमेंट के चलते ऐसा नहीं है बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वही प्रॉब्लम्स का निराकरण एक शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। प्रश्न अगला देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे। लाइफ स्किल में
एक शिक्षक की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो किस तरह का है, वो कितना अनुशासित है, समय पर कक्षा में पहुंचता है एक शिक्षक, सभी बच्चों पर उसका समान रूप से ध्यान है कि एक बच्चे को वो जानता है कि उसका बौद्धिक स्तर किस तरह का है, सीखने को लेकर एक बच्चे की क्षमताएं कैसी हैं, उसमें किस बच्चे में कैसी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। अगर एक टीचर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़ अगर टीचर जो है बच्चों के सामने पेश कर पाता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, तो बच्चे का अगर हम देखें तो बच्चे जो सीखते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, यानी जैसा एक शिक्षक करता है बच्चे वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो यानी बच्चे जो हैं बड़ों को अपने एक आदर्श के रूप में मान लेते हैं या देखते हैं। तो ऐसे एक शिक्षक को तो एक रोल मॉडल के रूप में बच्चे पहले से ही समझते हैं, कक्षा के दौरान भी और बाद में भी। यानी एक बालक एक शिक्षक के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टीचर का एक अच्छा व्यवहार अगर क्लास में रहता है तो बच्चे उसी व्यवहार का अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो यदि शिक्षक को विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है तो उसे एक आदर्श बनना होगा, ठीक है, यानी उसे एक आदर्शात्मक रूप से व्यवहार करना होगा। या इस उत्तर को हम ऐसे भी चुन सकते हैं, बी। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर एक आदर्श शिक्षक के रूप में जब बर्ताव कर रहा है शिक्षक, तो वो अनुशासन का पालन भी करता है, ठीक है, तो ये अनुशासन इसी में शामिल हो जाएगा। महान व्यक्ति के बारे में बोलकर इसको सामाजिक मूल्यों को पैदा किया जा सकता है क्या? भाई उनके सामने प्रत्यक्ष अगर एक शिक्षक में इस तरह का अच्छा व्यवहार वो कर रहा है तो प्रत्यक्ष उदाहरण बच्चों के लिए वही होगा जो उनके सामने है, ठीक है। महान व्यक्ति के बारे में अच्छी कहानी सुना करके सामाजिक मूल्यों को डेवलप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अप्लाइड किस्म का एक मतलब आप कह सकते हैं विषय है, यानी व्यवहार में आपके दिखता है विषय, इसको पढ़ने से नहीं आएगी नैतिकता अगर आप कहें इसमें। प्रश्न अगला देखें, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जैसे हमने पहले प्रश्न में ही बात की है कि एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है, सिखाता है या शिक्षण कार्य करता है तो उसका जो मोटो उद्देश्य है वो बच्चे को ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है, और बच्चे उस ज्ञान को, उस इंफॉर्मेशन को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। इसके लिए शिक्षण अगर प्रभावशाली है, अच्छे ढंग से आप शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे उसको समझते हैं, सीखते हैं और उसमें रुचि भी पैदा होती है, और बच्चे जो है एक तरीके से इंगेज हो जाते हैं शिक्षक के साथ और उस शिक्षण प्रोसेस के साथ पूरे। तो शिक्षक जो शिक्षार्थी हैं या जो विद्यार्थी, जो बालक हैं, उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, यानी क्लास को मोर इंगेज बना लेना। जो विद्यार्थी हैं उस शिक्षण में एक शिक्षक के साथ संलग्न हो जाते हैं और उस क्लास में बच्चों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक। प्रश्न अगला देखेंगे, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी, अगर शिक्षक डेली क्लास में बिल्कुल समय पर पहुंचता है, ठीक, यानी कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी को सीखता है तो ये एक प्रेक्षण अधिगम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, प्रेक्षण अधिगम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अधिगम मतलब होती है लर्निंग, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है ये, यानी बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारा शिक्षक डेली नियत समय पर कक्षा में आ रहा है, तो बच्चे भी आगे वो भी समय का पाबंद बनने की कोशिश करते हैं, वैसा ही वो बनने की कोशिश करते हैं जैसा एक शिक्षक, यानी शिक्षक को वो आदर्श के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने शिक्षक का जो व्यवहार है उसका अवलोकन, उसका अनुकरण या उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला देखेंगे, किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें अब स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या समझना चाहिए इस बात को? ऐसे एक टीचर क्या ऑब्जर्व करेगा? हम जानते हैं जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अधिगम है, वो एक तरीके से सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कभी तेज़ी आती है तो कभी ये मंद इसकी गति हो जाती है, कभी कम गति से चलती है, कभी तेज़ी से चलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें स्थिरता भी आती है। तो इस तरह से शिक्षक को जो सीखने की प्रक्रिया है उसको स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ठीक है। तो यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक तरीके से वो हम कह सकते हैं वो मंद गति से भी चलती है, तीव्र गति से भी चलती है और कभी वो स्थिर भी होती है, तो एक स्वाभाविक है, ठीक है। प्रश्न अगला देखेंगे, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार
के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। एक बच्चे में कौन सा लाइफ स्किल होना ज़रूरी है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर के लिए छात्र को कौन सा जीवन कौशल ज़रूरी है? तो इसमें बालक का, एक छात्र का अपने वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट है, जो समायोजन है, ये जीवन कौशल उसको आना चाहिए। उत्तर इसका डी हो जाएगा। एक कक्षा में पार्टिसिपेट ना करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित मोटिवेट करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, तो इसमें जो है विद्यार्थियों की सहभागिता यानी पार्टिसिपेट वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अध्यापक को अलग अलग क्रियाएं जो है वो कर सकता है। जैसे बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो छात्रों का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको भी स्वीकार किया जाए एक शिक्षक के द्वारा। तो कक्षा में बोलने के लिए एक शिक्षक को छात्रों से कहना चाहिए। इसका उत्तर डी होगा। प्रश्न अगला, एक कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? एक बालक का नेचर कक्षा में जिस प्रकार का है, अगर शिक्षक उसे चेंज करना चाह रहा है तो कैसे चेंज कर पाएगा? तो जो बालकों का नेचर है, जो प्रवृत्ति बन जाती है, वो उनके ग्रुप की वजह से, जो वो समूहों में रहते हैं बच्चे या बालक, या उनकी संगत हम कह सकते हैं, तो उस संगत के जैसा ही वो व्यवहार भी करते हैं। अगर एक बालक की जो नेचर है उसमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो उस बालक के जो संगत है, जो उसका सर्कल है या जो उसका समूह है, तो उस पूरे समूह के बालकों की जो प्रवृत्ति है, नेचर को एक तरीके से बदलने का प्रयास उसको करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। उत्तर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक हाइपर एक्टिव जो बालक होता है, यानी जो ज़्यादा होशियार बालक होते हैं कक्षा में, उसको सही दिशा में कैसे लाया जाएगा? तो जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, अति सक्रिय बालक होते हैं कक्षा में, उनको एक तरीके से सही प्रकार से निर्देशन अगर दिया जाता है, और वो किस तरह से दिया जा सकता है? एक ऐसे होशियार बच्चों को क्लास में, कक्षा में जो कार्य होते हैं उनका नेतृत्व प्रोवाइड कर दे, यानी उनको एक तरीके से कक्षा का लीडर बनाया जा सकता है ना? उसको मॉनिटर बना दिया, या बाकी कार्य शिक्षक के द्वारा अपने बिहाफ पर उस बालक को सौंप दिए गए, अति सक्रिय बालक को। उससे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, नहीं होगा। कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, शाम पट आदि साफ करने का काम देंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कक्षा के कार्यों का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। तो डी उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं? क्या है कक्षा के दौरान? तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं शिक्षक के लिए। शिक्षण के दौरान कई सारी उत्तरदायित्व उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भाई शिक्षण के दौरान, अब जब बच्चे को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सीखने के दौरान बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनकी विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। उत्तर सी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न अगला देखेंगे। एक अभिभावक पेरेंट्स, अगर गार्जियन एक बच्चे के विद्यालय में आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, तब आप क्या करेंगे? मतलब आप एक शिक्षक हैं और जिस छात्र को आप पढ़ा रहे हैं, जिस बालक को आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसके अभिभावक आपसे विद्यालय में समय समय पर मिलने नहीं आते हैं, तब आप क्या करेंगे? उस बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? अगर हम इसकी बात करें, कोई भी छात्र है तो छात्र के जो अभिभावक है विद्यालय में, कोई भी कारण हो सकता है, कारणवश वो शिक्षक से मिलने नहीं आ पाते हैं, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो स्वयं जो है, खुद ही जो है अभिभावक से मिलने की कोशिश करें, उनके घर जाएं और छात्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो एक तरीके से बातचीत करें उन पर, उसके अभिभावक से। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से बेहतर ऑप्शंस को ही चुनना होता है हमें। सी उत्तर इसका ठीक रहेगा। प्रश्न अगला है। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ हैं, वो गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है कि वो अध्यापक किस तरह से सोच रहा है। तो सीखने समझने में अगर लड़का और लड़की में एक शिक्षक फ़र्क कर रहा है तो वो जेंडर बायस्ड है। ठीक है, लिंग पक्षपाती इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर होगा बी। शिक्षक को ये चाहिए कि बिना पक्षपात किए वो जो समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए। उसको ये कभी मानना ही नहीं चाहिए कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। दोनों को इक्वल समझते हुए अध्यापन कार्य करने होंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। बालकों के लर्निंग में, अधिगम में प्रेरणा यानी मोटिवेशन को किस रूप में उपयोगी माना जाता है?
तो लर्निंग में मोटिवेशन को क्या रोल दिया गया है, क्या मतलब उसका रोल है? मोटिवेशन बालकों को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है एक तरीके से, ठीक है, इंस्पायर करती है। तो जो मोटिवेशन है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे प्रशंसा करना, ठीक है, एक बच्चे की दूसरे बच्चे के सामने प्रशंसा करना, उसको पुरस्कार देना, ठीक है, आप कह सकते हैं। और दूसरा दंड, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, भर्त्सना है। तो ये क्या है, तो बालक की व्यक्तित्व का आदर, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये बालकों के सीखने में जो प्रेरणा है वो उपयोगी मानी जाती है इन सभी रूपों में। एक शिक्षक बच्चे के द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर अगर क्रोध प्रकट करता है तो ये किस बात की ओर इशारा करता है? तो कोई भी शिक्षक है, बच्चों के द्वारा अगर कोई गलती होती है और उसको गुस्सा आता है उस पर, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो शिक्षक है उसका जो संवेगात्मक रूप से वो संतुलित नहीं है, ठीक है। तो शिक्षक क्या है, संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है, उत्तर डी। तो एक शिक्षक को अपनी भावनाएं जो हैं, अपने संवेग जो हैं, इनको नियंत्रित करके रखना चाहिए। प्रश्न अगला, अभिप्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन और जो लर्निंग है, इसके बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो अधिगम जो है, लर्निंग तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो ये तो एक गलत वे हो जाएगा एक शिक्षार्थी को मोटिवेट करने का, बाहरी पुरस्कारों से अगर मोटिवेट कर रहे हैं उसको दे करके, तो वो लंबे समय तक चलाना होगा, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो अधिगम में जो है प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, ये दोनों उत्तर गलत हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है पुनर्वलन से है, पुनर्वलन करना होता है। और जैसे बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि पैदा करता हो, ठीक है, ये क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, वो बाह्य या आंतरिक बल हो सकता है जो किसी भी कार्य को करने में रुचि पैदा कर सके। तो अभिप्रेरण से किया गया कार्य बहुत ही प्रभावी होता है। तो अधिगम केवल तभी इसी कंडीशन में प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की आंतरिक इच्छा उसके अंदर हो। उत्तर सी इसका ठीक आंसर होगा। प्रश्न अगला है, अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? अवधारणा का मतलब यहाँ पर कोई संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। तो अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी जो कॉन्सेप्ट, उनकी जो संकल्पनाएं हैं, उनको बदलने में आप किस प्रकार से हेल्प करेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है, किसी भी कक्षा में अगर बच्चे को उसकी अवधारणाओं को बदलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कक्षा में जो है बच्चों को अपनी जो समझ है, उनकी बच्चों की समझ को व्यक्त करने का उनको अवसर देना चाहिए। और जब अध्यापक इनकी समझ और विचारों के बारे में एक बालक की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों में गलत अवधारणाएं हैं, जो गलत संकल्पनाएं उन्होंने बना करके रखी हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग तथ्यों के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो अवधारणाओं के बारे में पहले उस टीचर को उस बच्चे की अवधारणाओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी व्यक्त करने का उसको अवसर देना चाहिए। उत्तर डी इसका ठीक हो जाएगा। जीवन कौशल की इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कल इसकी अगली क्लास में दूसरे प्रश्नों को करेंगे। और आज जो है टीचिंग स्किल की दूसरी क्लास रहेगी, तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो कल हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और पर्यावरण की क्लास भी आज हम करेंगे। इसके अलावा आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास के लिए बोल रहे हैं, आप कहें तो शुरू कर देंगे, लेकिन आप रेगुलर रहिएगा उन क्लासेस में। जैसे 3000 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं, 3000 भी अगर देखते हैं तो ये ठीक है मेरे लिए, इनको आराम से पढ़ाया जा सकता है। यही कॉन्टीन्यूसली बने रहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी हैं इतने क्वालिटी, मतलब अच्छा पढ़ने के लिए इतने बच्चे जो हैं काफ़ी हैं। तो आप इसके अलावा सीडीपी को बताइए, सीडीपी शुरू की जाए या इसके अलावा हिंदी विषय है या गणित विषय है, ठीक है। मुझे सारे विषय आपको कंप्लीट करवाने हैं, थ्योरी भी, और आपका बहुत आराम से करवा लेंगे परीक्षा आने तक आपको। इसको जीएस का तो हम काफ़ी सारा मैटर आपको प्रोवाइड कर ही चुके हैं, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ क्लासेस से जुड़े रहिए तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी क्लासेस विषयों की। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।